तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और जैसा कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर, और ये सेट नंबर 9 है हमारा। तो इसमें हमने कुछ डिटेल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्रश्नों के। जो देखें तो जो पहला प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। विकल्प दिए गए हैं गोवा, पुडुचेरी, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये जो बंदेल चर्च है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। थोड़ी सी बंदेल चर्च की अगर हम बात कर लें तो ये जो बंदेल चर्च है जिसे कि बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाना जाता है, असल में यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बांडेल या बंदेल शहर में स्थित है। और इस चर्च की स्थापना 1599 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। और ये जो चर्च है ये पुर्तगाली बारोक वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। इसमें एक गुंबदाकार छत है और कई साइड चैपल के साथ एक बड़ी गुफा है। इसके अलावा एक बड़ा घंटाघर और एक मठ भी है। तो क्या है ना कि मठ होने की वजह से यह ईसाइयों का एक पवित्र स्थल तो है ही, इसके साथ साथ यह हिंदुओं के लिए भी, मतलब ईसाई संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय दोनों संप्रदाय के लोगों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो ये बांदे चर्च जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और प्रश्न नंबर 2 देखेंगे हमारा। प्रश्न नंबर 2 है कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या हैदराबाद। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। हालांकि यानी कि डी विकल्प, हालांकि यह पहले दिल्ली में था लेकिन वर्तमान समय की बात कर रहा है तो ये हैदराबाद में कहाँ स्थित है पूछा है, तो डी विकल्प हो जाएगा हैदराबाद। ये पूछा होता कि कहाँ स्थित था तो नई दिल्ली में स्थित था, जिसे कि बाद में 2001 में इसे हैदराबाद में स्थानांतरित किया गया। लेकिन उस समय हैदराबाद क्या था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, वर्तमान समय में तेलंगाना की है। बहरहाल अब हम बात करें IRDA की, तो जो IRDA है यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है या गठन है सन 1999 में मल्होत्रा समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। यानी कि जो ये भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण है इसका गठन मल्होत्रा समिति के अनुशंसा पर किया गया था। और ये जो IRDAI है यानी कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण है, यह एक स्वायत्त निकाय है जो कि बीमा उद्योग को विनियमित और विकसित करने का काम करता है। और अप्रैल 2000 में इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में निगमित किया गया, यानी कि इसकी स्थापना हुई सन 1999 में, पर इसको वैधानिक निकाय का जो स्टेटस है वो प्राप्त हुआ सन 2000 में। और मल्होत्रा समिति की अगर हम बात करें तो मल्होत्रा समिति के अध्यक्ष थे राम नारायण मल्होत्रा। तो इसका गठन जो है सन 1993 में बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए किया गया था। इसके अलावा IRDAI की बात करें तो यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारिता में आता है। इसके अलावा इसका मुख्यालय जैसे कि पहले बताया कि पहले दिल्ली में था और सन 2001 में इसे हैदराबाद में स्थानांतरित किया गया। अब प्रश्न नंबर 3 देख लें हम। प्रश्न नंबर 3 है कि एक व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 इसका 3 का बी हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है, यानी कि उसने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है, अगर वो मंत्री बनना चाहे तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है उसे 6 माह के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। और प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है या गोल्डन रिवॉल्यूशन। बागवानी, आलू उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन या तिलहन उत्पादन।
तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए बागवानी, यानी कि जो स्वर्ण क्रांति है यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन, यह भारत में बागवानी के विकास के लिए जिम्मेदार है। बागवानी की बात करें तो जो बागवानी है इसके तहत फल, शहद और बागवानी के उत्पादन से है, जिसमें आम, अंगूर वगैरह जितने भी फल आते हैं ये सभी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सन 1991 से 2003 के मध्य भारत में स्वर्ण क्रांति को के समय के रूप में जाना जाता है, यानी कि सन 1993 से 2001 का जो समय है भारत के संदर्भ में, उसे भारत के संदर्भ में बागवानी के विकास के रूप में जाना जाता है। और भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक की अगर हम बात करें तो भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक निरपख टुटेज को माना जाता है, निरपख टुटेज। इसके अलावा वर्तमान समय में भारत जो है आम, नारियल, केला के उत्पादन में विश्व में काफ़ी आगे है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 5 है कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी मद्रास उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी अगर हम बात करें कि वो किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो हम देखेंगे जो दमन और दीव जो कि केंद्र शासित प्रदेश है ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधीन आता है, जबकि लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो यह केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। और पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है यह मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। और छठवां प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? विकल्प है अक्टूबर 1973, नवंबर 1952 या दिसंबर 1992 या दिसंबर 1973। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, दिसंबर 1992 में पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 है कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? 4 विकल्प हैं, इल्बर्ट बिल, अधिकारों का बिल या आपराधिक जनजाति अधिनियम या सिंध भूमि अलगाव विधेयक। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, अधिकारों का बिल। असल में देखिए क्या है कि जो मोतीलाल नेहरू समिति है तो असल में इसे नेहरू समिति भी कहा जाता है। हुआ ये था कि एक सर्वदलीय सम्मेलन समिति के नाम की गठन की गई थी सन 1928 में, जिससे कि भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1928 में बनाया गया था। तो इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसके अन्य सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम जैसे अन्य प्रमुख भारतीय नेता शामिल थे। तो इस समिति ने सन 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा और सरकार की संघीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा कुछ अन्य सुधारों का भी प्रस्ताव रखा गया था जिसमें कुछ शामिल हैं। पहला तो ये था कि अधिकारों का बिल लाया जाएगा, दूसरा है कि आपराधिक जनजाति अधिनियम का उन्मूलन किया जाएगा, इसके अलावा सिंध भूमि अलगाव विधेयक को निरस्त किया जाना ये भी तय किया गया था। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो बी हो जाएगा कि अधिकारों का बिल जो है प्रस्तावित किया गया था। जबकि इल्बर्ट बिल की अगर हम बात करें तो इसे सन 1883 में ब्रिटिश भारतीय विधान परिषद में पेश किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में, और इसमें यह था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं उनको यूरोपीय लोगों पर वही अधिकार क्षेत्र देने का प्रस्ताव किया गया था जो कि यूरोपीय न्यायाधीशों को व भारतीयों पर प्राप्त था। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था इल्बर्ट बिल का, तो इसलिए इसे वापस ले लिया गया। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 का सही विकल्प बी हो जाएगा, अधिकारों का बिल। जबकि प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 8 है कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 75? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं।
वर्तमान समय में हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि मिल्क ऑफ मैग्नीसिया किस प्रकार का कोलाइड है? सोल, घन सोल, एरोसोल या इमल्सन? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जो है ये सोल प्रकार का कोलाइड है। और मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जिसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है यानी कि MgOH2, तो इसे मिल्क ऑफ मैग्नीसिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको पानी में घोला जाता है तो यह दूध के जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? मैकमेक, सेरस, प्लूटो या हॉमिया? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि प्लूटो या यम ग्रह जो है ये बौना ग्रह है। ठीक है, और इसे ग्रहों के दर्जे से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, प्लूटो। और प्रश्न नंबर 11वां है कि कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या केरल? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि यह केरल राज्य में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। तो कुथु की बात करें तो यह एक प्रकार का एकल कथात्मक प्रदर्शन होता है जिसमें मायम एवं हास्य अंतर संबंध शामिल होता है। इसमें जो कलाकार होते हैं उसे चकयार कहा जाता है, जो कि एक प्रतिष्ठित कलाकार होता है जो कि पौराणिक कथाओं एवं रामायण जैसी महाकाव्यों की कहानियाँ सुनाता है। इसके अलावा ये जो कुथु प्रदर्शन है असल में ये कुथुम्बलम में आयोजित किए जाते हैं जो कि मंदिर के थिएटर होते हैं, मतलब मंदिर के थिएटर को कुथुम्बलम कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, मंच को साधारण मंच एवं कुछ साज सामान के साथ तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो कुथु है इसका प्रदर्शन अक्सर कई घंटे लंबे तक चलता रहता है। इसके अलावा यह ऐसी परंपरा है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सही विकल्प है वो डी है। और आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मैसूर, कर्नाटक, मुंबई, महाराष्ट्र, भोपाल, मध्य प्रदेश या मानेसर, गुड़गांव? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। मैसूर कर्नाटक में स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय। तो ये जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है इसकी स्थापना सन 1969 में की गई थी। और ये जो संस्थान है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा विभाग का एक भाग है। और इस संस्थान का उद्देश्य है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी भाषाओं की रक्षा और उनका आलेखन करना। इसके अलावा मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थित है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 13 है कि रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 195, 194, 203 या 193? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि 193, यानी कि रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन या ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स जो इस संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समर्थित एक संस्था है जो कि दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनकी रोकथाम के लिए काम करती है, जिसे 28 अप्रैल 1997 में स्थापित किया गया और इसने 29 अप्रैल 1997 से काम करना प्रारंभ किया। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ध्यान दीजिएगा कि जो रासायनिक हथियार हैं हालांकि इनके उपयोग को सीमित करने वाला जो पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1675 ईस्वी में किया गया था, जब जर्मनी और फ्रांस ने यानी जर्मनी और फ्रांस दोनों देशों ने मिलकर स्ट्रासबर्ग जो कि फ्रांस का एक शहर है वहाँ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था 1675 में, जिसमें यह तय किया गया था कि जहरीली गोलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2 या अशोक चक्र वर्ग 3 या महावीर चक्र?
तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1967 में अशोक चक्र वर्ग 3 यानी कि विकल्प सी का नाम बदलकर शौर्य चक्र पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात करें जो वीरता पुरस्कार हैं देश में इस संबंध में। तो स्वतंत्रता के बाद ऐसा हुआ कि भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ के 3 वीरता पुरस्कार, जिसमें शामिल हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, स्थापित किया गया और जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 4 जनवरी 1952 को 3 श्रेणियों में वीरता के लिए अशोक चक्र पुरस्कार की स्थापना की गई, जिसमें अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2 और अशोक चक्र वर्ग 3, और इन्हें भी 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। इसके अलावा फिर क्या हुआ, अगर हम इन पुरस्कारों के वरीयता क्रम को देखेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे ऊपर जो है परमवीर चक्र है, इसके बाद अशोक चक्र आता है, फिर आता है महावीर चक्र, इसके बाद कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। तो जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदला गया। तो जो अशोक चक्र वर्ग 1 है इसकी जगह अशोक चक्र पुरस्कार किया गया, जबकि अशोक चक्र वर्ग 2 की जगह कीर्ति चक्र पुरस्कार लाया गया, मतलब नाम परिवर्तित किया गया, और अशोक चक्र वर्ग 3 की जगह शौर्य चक्र पुरस्कार नाम रखा गया। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा, अशोक चक्र वर्ग 3। तो ये जितने भी पुरस्कार हैं ये वीरता पुरस्कार हैं। अब अशोक चक्र पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये युद्ध के मैदान से दूर वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए भारत की सर्वोच्च शांति सैन्य पुरस्कार में शामिल है। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? देसलपुर, लोथल, रोपण या कालीबंगा? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल लोथल था। लोथल की अगर हम बात करें तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, जिसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के मध्य तक इसकी खुदाई की थी। हालांकि ये जो लोथल हड़प्पा स्थल है इसकी खोज सन 1954 में हुई थी और फिर से वर्ष 1961 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू किया था। तो इन दिए गए विकल्पों में जो लोथल हड़प्पा स्थल है ये स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया जाने वाला पहला हड़प्पा स्थल था। और रोपण की बात करें तो यह पंजाब में स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 16 है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? भास, हरिशेन, बाणभट्ट या भारवी? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, हरिशेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी, और इसी की लाइन जो अशोक स्तंभ जो प्रयाग में था या इलाहाबाद में था उस पर अंकित किया गया था। ठीक है, अब थोड़ी सी अगर हम भास की बात कर लें तो ये कालिदास के पहले के संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं, जिनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रतिभा, अभिषेक, पंचरात्र, दूत घटोत्कच, प्रतिज्ञा योगंध रायण एवं स्वप्न वासव दत्ता, ये सभी इनके नाटक हैं। इसके अलावा भारवी की अगर हम बात करें तो ये कालिदास के समकालीन श्रेष्ठ कवि हैं और इन्होंने मात्र एक ही महाकाव्य लिखा किरातार्जुनीय, जिसमें अर्जुन एवं किरात के रूप में भगवान शिव के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। और हर्षचरित की अगर बाणभट्ट की बात करें तो ये हर्ष के दरबारी कवि हैं। हर्ष जिन्हें कि प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, उनके दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की और हर्षचरित में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। इसके अलावा बाणभट्ट ने कादम्बरी की भी रचना की, कादम्बरी जो कि एक उपन्यास है और इस उपन्यास को विश्व का प्रथम उपन्यास होने का सम्मान प्राप्त है। और प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है कि खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तुगलक राजवंश, लोदी राजवंश, सैयद राजवंश या तुर्की राजवंश? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि खिज्र खान ये सैयद राजवंश से संबंधित था, जिसने कि सैयद राजवंश की स्थापना करी थी। ठीक है,
अब थोड़ी सी सैयद राजवंश के बारे में हम डिटेल्स देख लें अगर, तो सैयद राजवंश का जो काल क्रम है वो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चलता है ये राजवंश। तो इसका संस्थापक जो है खिज्र खां था, जिसका शासनकाल था 1414 से लेकर 1421 तक। तो इसने क्या किया था, जो मंगोल आक्रमणकारी तैमूर था उसकी सहायता की थी, इसलिए जब तैमूर यहाँ से वापस जाने लगा तो लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। और जब ये भारत से वापस चला गया तो इसके बाद खिज्र खां ने अपने को तैमूर का प्रतिनिधि घोषित करते हुए पश्चिमोत्तर भारत में अपना शासन करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और इसने क्या किया, जो सिक्के चलवाए उसने उन सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम उत्कीर्ण करवाया था। इसके अलावा इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान दीजिएगा, खिज्र खान के द्वारा रैयत ए आला की उपाधि धारण की गई थी। इसके अलावा 20 मई 1921 को इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद मुबारक शाह अगला शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1421 से 1434 ईस्वी तक चलता है और इसे सैयद वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। इसने क्या किया, प्रसिद्ध इतिहासकार यहया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। तो यहया बिन सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही जो लिखा है वो इसी सुल्तान को समर्पित किया था। और मुबारक शाह का उत्तराधिकारी होता है मुहम्मद शाह, जो कि 1434 से 1445 तक शासन करता है। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह होता है, जो कि 1445 से लेकर 1451 तक इस राजवंश को चलाता है। और इसे यानी कि अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोदी के द्वारा अपदस्थ करते हुए लोदी राजवंश की स्थापना की जाती है। तो अब लोदी राजवंश की अगर हम बात करें तो लोदी राजवंश जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है और लोदी राजवंश के बाद ही देश में मुगल सत्ता स्थापित होती है। तो हम लोदी राजवंश की बात करें तो बहलोल लोदी जो कि लोदी राजवंश का संस्थापक था, इसने 1451 में अंतिम सैयद शासक को हराकर लोदी राजवंश की स्थापना करी और एक तरह से इसने प्रथम अफगान साम्राज्य की भी देश में स्थापना की थी। इसका शासनकाल जो था 1451 से 1489 तक चलता है। इसके अलावा बहलोल लोदी के द्वारा बहलोली सिक्के चलाए गए। इसके बाद इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक आता है सिकंदर लोदी, जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली का शासक बनता है। और इसके द्वारा यानी कि सिकंदर लोदी के द्वारा सन 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की जाती है ताकि जो व्यापारिक मार्ग हैं उनकी सुरक्षा की जा सके और राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके अलावा 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी की जो राजधानी है वो आगरा चली जाती है और सिकंदर लोदी के द्वारा गज का माप का एक पैमाना जिसे कि गजे सिकंदरी कहा जाता है चलाया गया था। इसके बाद अगला शासक इब्राहिम लोदी आता है, जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करता है। तो इसका क्या था कि सन 1517 ईस्वी में राणा सांगा से घटोली का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। इसके बाद इसी के समय में यानी कि 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की अप्रतिम हार होती है और इसका युद्ध क्षेत्र में मौत हो जाता है। तो इब्राहिम लोदी ऐसा सुल्तान था जो कि युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब थोड़ी सी हम तुगलक राजवंश की भी बात कर लें। तो तुगलक राजवंश जो कि 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चलता है। तो इसके मतलब मुख्य 3 शासक इसमें हुए, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जिसके द्वारा इस राजवंश की स्थापना करी गई थी, जिसे कि गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक राजवंश की स्थापना करी थी और इसका शासनकाल 1320 से 1325 तक चलता है। इसके अलावा तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया जाता है, जो कि उस समय एक विशेष बात थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है दिल्ली के 1325 से 1351 तक इसका शासन चलता है। हालांकि इसे मतलब बहुत ही बुद्धिमान शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन फिर भी इसके जिद की वजह से इसे लोग रक्त पिपासु, राक्षस, पागल, सहिष्णु शासक आदि कहते थे।
और इसने मतलब कुछ ऐसे सुधार किए जो सक्सेस ही नहीं हो पाया। जैसे सांकेतिक मुद्रा का चलन कराया इसने, मतलब उस पर, लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाया तो फेल हो गया। अपने राजधानी को परिवर्तित कर दिया। तो बहुत सारे ऐसा कुछ, मतलब 4 या 5 इसने ऐसे काम करे जिससे दिक्कत हो गया। तो इसने क्या किया, हालांकि कृषि विभाग की स्थापना की, यानी कि दीवाने कोही की स्थापना की। और सन 1351 में ठट्टा विद्रोह हुआ जहाँ पे इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक चलता है। वो अगला शासक बनता है। और फिरोज शाह तुगलक का जो एक योगदान ये है कि इसने दंड व्यवस्था को थोड़ी सी मानवीय बनाया। और तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वो नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 18वां देखा जाए तो प्रश्न नंबर 18 है कि कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड वेलेज़ली, जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी में रिचर्ड वेलेज़ली के द्वारा की गई थी। रिचर्ड वेलेज़ली, जिसे कि हम आमतौर पर लॉर्ड वेलेज़ली के नाम से जानते हैं। तो यह भारत का गवर्नर, यह बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा। इसके अलावा ये जो लॉर्ड वेलेज़ली है, मतलब इसका सबसे प्रमुख योगदान था कि इसने सहायक संधि को शुरुआत की और उसको लागू किया। और सबसे पहला सहायक संधि इसने सन 1798 में ही निजाम के साथ की। इसके अलावा इसी के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हार और उसकी मृत्यु हुई। इसके अलावा बसीन की सहायक संधि 1802 में इसी के कार्यकाल में हुई। इसके अलावा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 तक चलता है, लॉर्ड वेलेज़ली के कार्यकाल में ही होता है। इसके अलावा अगर हम फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि फोर्ट विलियम परिसर के भीतर ही स्थित था, तो उसको बनाने का उद्देश्य ये था लॉर्ड वेलेज़ली का कि जब ये चौथा मैसूर युद्ध जीता था 4 मई 1799 को, तो उसी के वर्षगांठ पर इसको स्थापित करना चाहता था, तो इसीलिए इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा जो यूरोपीय प्रशासक जो भारत में आकर प्रशासन संभालते, उनको शिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसी के द्वारा अरबी, संस्कृत, फारसी, हिंदी, बंगाली और उर्दू के हजारों ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो इस प्रकार बंगाल की अगर हम बात करें तो 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई। तो इस प्रकार कोलकाता उस समय एक प्रबुद्ध शहर बन गया था। ठीक है। थोड़ी सी जोनाथन डंकन की अगर हम बात करें तो जोनाथन डंकन, जिनका जन्म 15 मई 1756 को हुआ था और इनका जो मृत्यु है 11 अगस्त 1811 को हुआ था। तो इनको मेनली याद किया जाता है बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। इसके अलावा ये बॉम्बे के गवर्नर भी थे 27 दिसंबर 1795 से 1811 अपनी मृत्यु तक। तो इन्हें क्या हुआ कि इन्होंने 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जहां हिंदू विधि और दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था। इसके अलावा आगे चलकर आज़ादी के बाद सन 1958 में यही संस्कृत कॉलेज संस्कृत विश्वविद्यालय बन गया और सन 1974 में इसका नाम परिवर्तित करते हुए इसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। इसके अलावा जोनाथन डंकन जो है, ये एशियाटिक सोसाइटी, जिसे कि 1784 में विलियम जोन्स ने स्थापित किया था, के चार्टर सदस्य भी थे। इसके अलावा जोनाथन डंकन को संस्कृत विश्वविद्यालय और बॉम्बे के गवर्नर के रूप के अलावा इन्हें इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि ये देश में, मतलब स्पेशली बनारस में और काठियावाड़ में शिशु बलि की कुप्रथा के निवारण के लिए याद किया जाता है इनको। जब ये
बनारस में 1778 में रेजिडेंट के पद पर थे, तो वहाँ पे जो शिशु को बलि देने की प्रथा चलती थी, उसका इन्होंने निवारण किया। इसके अलावा जब ये बॉम्बे के गवर्नर थे, तो वहाँ भी काठियावाड़ में शिशु बलि की प्रथा चलती थी, तो उसके निवारण के लिए भी इन्होंने काम किया था। तो स्पेशली इसलिए इनको याद किया जाता है। ठीक है। अब वारेन हेस्टिंग्स की बात करें, जिसे कि बंगाल का पहला गवर्नर कहा जाता है। 1773 से 1785 तक इसका कार्यकाल रहता है, और इसी के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो कि 1775 से 1782 ईस्वी तक चलता है। इसके अलावा द्वितीय मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 तक, जबकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें तो वह 1766 से 1769 के मध्य चलता है। ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम बात करें, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक चलता है, तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। मतलब जब तीसरा चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ, तब 1833 से 1835 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। यानी कि 1828 से 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं, और 1833 से 1835 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। तो इनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है सती प्रथा के उन्मूलन के लिए। तो इस प्रथा को इन्होंने राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के साथ 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती विनियमन के द्वारा समाप्त किया था, सती प्रथा को। इसके अलावा इन्होंने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खोला, और यह जो मेडिकल कॉलेज था उस समय पूरे एशिया में पहला पश्चिमी मेडिकल स्कूल बना। इसके अलावा जो ब्रिटिश भारतीय सेना में कोड़े मारने की प्रथा थी सज़ा के रूप में, उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया और सैन्य में सुधार किया। इसके अलावा इन्होंने ठगों का दमन किया 1829 से 1835 के मध्य। इसके और इन्होंने मैकाले माइन्यूट के अनुसार शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत की 1835 में, और 20 मार्च 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया, यानी कि 1828 से 20 मार्च 1835 तक। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, वल्लभी, गुजरात या पटना, बिहार। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, वल्लभी, गुजरात, क्योंकि ये वर्धमान महावीर या भगवान महावीर की बात कर रहा है, जैन मुनि की, जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर की। तो इनके जो अनुयायी थे और इनकी शिक्षाएं जो हैं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही चलती रही, इन्हें लिपिबद्ध नहीं किया गया। तो जो इनका जो साहित्य होता है आगम कहलाता है। तो ये वल्लभी गुजरात में लिखा गया था आज से 1500 वर्ष पहले। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 20 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 एक था और दूसरा क्या था? विकल्प है बर्मा सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स सरकार अधिनियम 1935, व्हाइट सरकार अधिनियम 1935 या ढाका सरकार अधिनियम 1935। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। तो जो भारत सरकार अधिनियम है, असल में यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था, और इसमें कुल 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां शामिल थी। तो इसने क्या किया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य एवं रियासतों को एक इकाई माना गया था, और केंद्र और इकाइयों के मध्य 3 सूचियां बनाई गई थी। संघ सूची जिसमें 59 विषय शामिल थे, दूसरी राज्य सूची जिसमें 54 विषय शामिल थे, और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय शामिल थे, जो दोनों के लिए था, के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। हालांकि जो ये अवशिष्ट शक्तियाँ थी, ये वायसराय को प्रदान कर दिया गया था। यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि वर्तमान में केंद्र सरकार को है, ये उस समय वायसराय को प्रदान कर दिया गया था। हालांकि ये जो संघीय व्यवस्था थी 1935
भारत शासन अधिनियम के अनुसार वो कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि जो देसी रियासतें थी इन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा इसने ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किए जाने को की स्थापना की गई। ठीक है, अब आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 21वां देखें। प्रश्न नंबर 21 है कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था, सच है। और डेल्टा आंध्र यानी कि आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल में भी हुआ था। खैर, इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बंद आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, या वंदे मातरम आंदोलन, या होम रूल आंदोलन? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, वंदे मातरम आंदोलन। तो बंगाल विभाजन जिसके निर्णय की घोषणा जो है 19-20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। हालांकि यह 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इसका भारी विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन चला, स्वदेशी मूवमेंट चला, देश भर में बहुत विरोध हुआ। तो लास्ट में क्या हुआ, थक हार कर सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 22 है कि हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, या पूर्वांचल श्रेणी, या शिवालिक श्रेणी? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी। और प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? लिग्नाइट, कोक, सब बिटुमिनस, या एंथ्रेसाइट? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि बिटुमिनस को लिग्नाइट, जी हाँ लिग्नाइट, ए विकल्प, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तो लिग्नाइट कोयला जो कि कोयले की निम्न श्रेणी है, और सर्वोच्च श्रेणी की अगर हम बात करें, जो सर्वोच्च श्रेणी का प्रकार है कोयले का वो एंथ्रेसाइट है, जिसमें कि जो कि बहुत ही काला होता है, कठोर होता है और चमकदार भी होता है। इसके अलावा इसमें 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। और बिटुमिनस प्रकार के कोयला की अगर हम बात करें तो यह भी अच्छी गुणवत्ता का कोयला होता है, जिसमें 77 से 80% भाग तक कार्बन होता है। और हमारे देश भारत के संदर्भ में जो कोयला है ये दो विभिन्न प्रकार के युगों के स्तर समूहों में मिलता है, जिसमें पहला है गोंडवाना युग और दूसरा है तृतीय कल्प के स्तर में। तृतीय कल्प यानी टर्सरी एज वाले जो लेयर है उसमें मिलता है। तो जो गोंडवाना श्रेणी की कोयला है ये उच्च श्रेणी की होती है, इसमें राख की मात्रा कम होती है और बहुत सारे उद्योगों में अधिकांश उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि जो तृतीय युग की स्तर में पाई जाने वाली कोयला है उसमें गंधक की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका उद्योगों में उपयोग नहीं किया जाता और इसमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक कम होती है, लगभग 50 से 30 के बीच होता है। तो जो भारत में गोंडवाना क्रम के कोयले खदान है या जो कोयले पाए जाते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो झारखंड में पाया जाता है, बंगाल में पाया जाता है, कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और जो तृतीय कल्प के कोयले हैं अगर हम उनकी बात करें जो कि लिग्नाइट है तो वो आसाम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा कि भूरा ब्राउन जो है लिग्नाइट को कहा जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 24वां। तो प्रश्न नंबर 24 है कि अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो कि हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? बाल मसीह, बाल वर्षा ऋतु, प्रारंभिक वर्षा ऋतु या शुभ वर्षा ऋतु? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, बाल मसीह या चाइल्ड क्राइस्ट। तो असल में होता क्या है कि जो अल नीनो जो कि एक जल धारा है या हवा का धारा है, होता ये कि पेरू के तट के निकट यानी दक्षिण अमेरिका में पेरू जो कि 15 डिग्री पे अवस्थित है, पेरू दक्षिण अमेरिकी देश, तो वहाँ दिसंबर में चलने वाली गर्म जल धारा है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चाइल्ड क्राइस्ट। क्योंकि ये क्या होता है कि क्रिसमस के समय ही यह हवा चलता है, दिसंबर में क्रिसमस होता है और उसी समय चलता है, इसके लिए इसे एल नीनो कहा जाता है। तो इसे सबसे पहली बार 1541 ईस्वी में रिकॉर्ड किया गया था और इसी रिकॉर्ड के अनुसार प्रत्येक 4 से 7 वर्ष के भीतर 4 से 7 वर्ष के बीच एल नीनो की स्थिति बनती है जो कि सामान्य से अधिक शक्तिशाली गर्म जलधारा होती है जिससे यह दक्षिण की ओर बढ़ती है। दक्षिण की ओर यानी कि आगे की ओर चिली की ओर बढ़ती है
ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करती है ये आगे जाकर दक्षिण अमेरिका के मरुस्थलों में वर्षा करती है, जिससे पशुओं को पर्याप्त चारा मिल जाता है। और ये जलधारा जो है सामान्य रूप से चलने वाली जो पेरू की ठंडी जलधारा है उसको विस्थापित कर देती है, जिससे एल नीनो के कारण भारतीय मानसून प्रणाली जो है कमज़ोर हो जाती है और भारत में वर्षा कम होती है। तो एल नीनो से भारत में नुकसान होता है, ठीक है। और गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का ऐसा है कि जब 0 डिग्री से उच्च डिग्री की ओर जल का बहाव होता है तो ऐसे जलधारा गर्म होते हैं, और जो अधिक से कम की ओर आते हैं वो ठंडे होते हैं। सिंपल सा है इसमें। और प्रश्न नंबर 25 और अंतिम है हमारा कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीली रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? सोनोरा रेगिस्तान, रब अल खली रेगिस्तान, या अटाकामा रेगिस्तान, या नाबीब रेगिस्तान? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। रब अल खली रेगिस्तान में ये पाए जाते हैं, जो कि अरब प्रायद्वीप में स्थित है। इसके अलावा अटाकामा रेगिस्तान में मरुस्थल की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है ये, चिली में, जो कि शुष्क मरुस्थल है ये, यानी ठंडा मरुस्थल है, बर्फ़ वाला मरुस्थल है ये। और नाबीब रेगिस्तान की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है ये, नामीबिया देश में गर्म रेगिस्तान है ये। तो साथियों ये था एसएससी सीजीएल 2024 के लिए हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट, जो इसमें हमने पिछले साल पूछे जा चुके प्रश्नों को समाहित किया है। तो ये सेट नंबर 9 था। आई होप कि आप कितने तैयार हैं ये आप इसमें जांच सकेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।